देश के एक कोने में एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था ढोलकपुर। चारों ओर हरियाली थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें जैसे गांव को अपनी बाहों में समेटे खड़ी थी। सुबह सूरज की किरणें जब इन पेड़ों की शाखों से छनकर नीचे गिरती थी तो लगता था जैसे गांव की मिट्टी पर सोना बरस रहा हो। मगर इस बाहरी सुंदरता के भीतर ढोलकपुर के लोगों की जिंदगी कुछ और ही थी। गांव के लगभग 90% लोग बेरोजगार थे। उनके पास कोई व्यापार, नौकरी या आय का स्थायी साधन नहीं था। बस जो थोड़ा बहुत खेत उनके पूर्वज छोड़ गए थे वही उनकी रोजी रोटी का सहारा था। वो भी कब तक? इन्हीं लोगों में एक था बिरजू, एक मेहनती किसान जो हर सुबह खेतों में उतरता था, धूप हो या बारिश, हाथों में हल और पीठ पर जिम्मेदारियों का बोझ लिए। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा सा बेटा। यह छोटा सा परिवार एक छोटे से झोपड़े में बसता था जहां दीवारों से ज्यादा सपनों ने उन्हें ढका हुआ था। उस दिन शाम की रोशनी कुछ फीकी थी, हवा में उमस थी और घर में सन्नाटा। तभी भीतर से बच्चे की आवाज आई, अम्मा आज दाल नहीं बनी क्या? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भूख लगी है। गौरी रसोई के कोने में बैठी हुई थी। मिट्टी के चूल्हे की राख अब ठंडी हो चुकी थी। उसने आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा आज बस सूखी रोटी है, घर में दाल नहीं थी। तू रोटी खा ले, कल कुछ इंतजाम करेंगे। उसकी आवाज कांप रही थी पर वो खुद को संभाल रही थी। उधर चौकी पर बैठा बिरजू सब कुछ सुन रहा था। उसने नजरें उठाईं और एक थके हुए स्वर में बोला, इंतजाम? अब क्या बचा है बेचने को गौरी? खेत तो पहले ही गिरवी रख चुका हूँ, बैल भी बिक चुके हैं। अब घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। कैसे बुझाएं पेट की आग? गौरी चुप रही पर उसकी आंखों से टपकते आंसू उसका जवाब थे। बिरजू ने धीरे से कहा, भूख मुझे भी लगी है, बहुत तेज भूख, मगर क्या करूं? अपने बेटे को ऐसे तड़पते नहीं देख पा रहा। गौरी ने पास बैठकर कहा, हम दोनों भूख सह सकते हैं, आदत है हमें। मगर ये बच्चा, इसकी आंखों में भूख देखकर दिल फटता है। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ बच्चे की रुलाई गूंजती रही। फिर गौरी ने साहस करके कहा, अब और देर मत करो, सेठ धनराज के पास जाओ, शायद कुछ दिनों की मोहलत मिल जाए। कह देना कि बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई। बिरजू ने कुछ नहीं कहा, सिर हिलाया और उठकर धीरे धीरे हवेली की ओर चल पड़ा। सेठ धनराज गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। बड़ी हवेली, पक्के अहाते, भारी भरकम दरवाजे और अंदर लाल पत्थरों की बैठक। वही बैठक जहां बैठकर वो गांव के लोगों की किस्मत पर फैसला करता था। जब बिरजू वहां पहुंचा, सेठ एक हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। बिरजू को सामने देखकर उसकी आंखों में एक जानी पहचानी हंसी उभरी, व्यंग्य से भरी, ताकत की चमक वाली। बोल बिरजू, सेठ ने कहा, कर्ज चुकाने आया है या फिर से मोहलत मांगने? बिरजू ने सिर झुका लिया। सेठ जी, मैं आपका कर्ज नहीं चुका पाया। फसल इस बार भी खराब हो गई, अब हाथ खाली है। थोड़े दिन का वक्त दे दीजिए, अगली बार सब चुका दूंगा। सेठ हंसा। वक्त? हर बार यही सुनता हूँ, वक्त चाहिए। बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, मगर ब्याज तो बढ़ता जा रहा है बिरजू। और अब अगर तू कर्ज नहीं चुका सकता तो खेत मेरे नाम कर दे, कम से कम मुझे तसल्ली होगी कि कुछ तो हाथ में है। बिरजू के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल वह चुप रहा, फिर बोला, सेठ जी ये खेत मेरी विरासत है, मेरे बाप दादों की निशानी। मैं इसे किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। अगर फसल होती तो मैं आपको पूरा पैसा लौटा देता, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं आपको कुछ भी बाकी नहीं रहने दूंगा। सेठ ने हुक्के का एक और कश लिया, फिर ठंडे स्वर में कहा, अब मैं हर किसी को यूं ही वक्त नहीं दूंगा। अगली बार से जब कोई कर्ज मांगेगा तो उसकी कोई कीमती चीज, खेत या घर पहले ही अपने नाम करवा लूंगा। अगर समय पर चुका दे तो वापस कर दूंगा, नहीं तो वो मेरी जायदाद हो जाएगी। बिरजू ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन सेठ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब जा और जितनी जल्दी हो सके इंतजाम कर, मेरे पास वक्त नहीं कि रोज रोज याचना सुनूं। बिरजू ने झुकी नजरों से सेठ को देखा, कुछ नहीं कहा और वहां से लौट पड़ा। हवेली के बाहर सूरज अब ढल चुका था।
और उसके मन में भी एक गहरा अंधेरा उतरने लगा था। सेठ धनराज की हवेली से लौटते वक्त बिरजू की चाल में थकान नहीं, बल्कि एक अनकहा भार था। न तो सूरज अब आकाश में चमक रहा था और न ही उसकी आंखों में कोई चमक बची थी। खेत, बैल, फसल सब जैसे एक एक करके हाथ से फिसलते चले गए थे। हवेली से निकलते समय हवा थोड़ी गर्म थी, लेकिन रास्ते में चलते चलते वो भी शांत हो गई। ढोलकपुर के वो कच्चे रास्ते जिन पर कभी वह उम्मीद लेकर चला करता था, आज उसे कांटों जैसे चुभ रहे थे। हर कदम मानो मन में गूंज रहा था, अब क्या बचेगा। गांव पहुंचते ही वो सीधे चौपाल की ओर मुड़ा। चौपाल वो जगह जहां गांव की हर सांस दर्ज होती थी, जहां कभी लोग हंसते हंसते चाय पीते थे, वहीं आज गहरी चुप्पी पसरी हुई थी। मिट्टी की बनी बैठकों पर कुछ बुजुर्ग किसान जमे थे, कुछ अपने अपने दुख में डूबे हुए। बिरजू बिना कुछ कहे एक कोने में आकर बैठ गया। उसकी आंखें जमीन में गड़ी थी और चेहरा थका हुआ था, पर उसकी चुप्पी ज्यादा कुछ कह रही थी, जैसे कोई बीज जो फूटने से पहले पूरी मिट्टी को भीतर से चीर देता है। चुप्पी को सबसे पहले तोड़ा पास बैठे एक किसान ने, जो बहुत दिनों से उसे जानता था। बिरजू, क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ है। सेठ के पास गया था क्या? बिरजू ने सिर हिलाया। फिर जैसे मन की गांठ खुली हो, उसने धीमे स्वर में कहा, गया था, मगर वो अब खेत मांग रहा है। कहता है कर्ज चुकाया नहीं तो जमीन उसके नाम कर दूं। चौपाल पर बैठे लोग कुछ पल के लिए चुप रह गए। फिर उसी किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सेठ अब हद पार कर रहा है। हर बार किसी न किसी का खेत, कोई न कोई घर, और हम चुप रहते हैं। बिरजू, तू अकेला नहीं है। तू कहे तो मैं तेरे साथ हूँ, और अगर दो चार और लोग साथ हो जाएं, तो शायद सेठ को समझ आ जाए। बिरजू ने उसकी आंखों में देखा, उम्मीद और डर दोनों साथ थे। भाई, बिरजू बोला, तेरे साथ होने से ताकत मिलती है, लेकिन सेठ के पास सिर्फ जमीन नहीं, आदमी भी है, रसूख है, और हमारे पास सिर्फ भूखे पेट और टूटी छत। उसी वक्त वहीं से रघु उठकर बोला, हमारे पास एक चीज और है बिरजू, एकता। अगर हम सब साथ खड़े हो जाएं, तो सेठ क्या कर लेगा? ये लड़ाई किसी एक की नहीं, हम सब की है। आज तेरा खेत है, कल किसी और का होगा। बातों का असर चौपाल पर बैठी निगाहों पर दिखने लगा था। लोग सोच में डूबने लगे। अचानक पीछे से एक आवाज आई, धीमी मगर सीधी। गौरी वहां आ चुकी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, बाल खुले थे, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी। बिरजू, घर में बैठकर तुझे देख रही थी, तेरा चेहरा देख रही थी और सोच रही थी, ये वही बिरजू है जिसने कहा था कि मेहनत करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। बिरजू चुप रहा। गौरी आगे आई, पास बैठ गई। हमारे पास कुछ नहीं बचा, यह बात सच है, लेकिन क्या आत्मसम्मान भी हम गिरवी रख देंगे? बिरजू ने सिर झुकाकर कहा, मैं हार मान नहीं रहा हूँ गौरी, पर डर रहा हूँ। यह लड़ाई आसान नहीं है। गौरी ने उसकी ओर देखा, एक गहरी सांस ली। कोई लड़ाई आसान नहीं होती बिरजू, लेकिन अगर साथ खड़े हो जाएं, अगर तू और रघु मिलकर हिम्मत दिखाओ तो बात बन सकती है। तू खुद को अकेला क्यों समझता है? मैं भी तो तेरे साथ हूँ। इतना सुनना था कि चौपाल पर बैठे कुछ लोगों ने भी सिर हिलाया। अब सिर्फ बातें नहीं हो रही थी, अब सोच बदली जा रही थी। लेकिन गांव की हवा ज्यादा देर तक ऐसी खबरों को अपने पास नहीं रख पाती। वहीं बैठा एक बूढ़ा नौकर, जो सेठ के इशारे पर अक्सर गांव की हलचल पर नजर रखता था, ये सब देख रहा था। उसने झोला उठाया और तेजी से हवेली की ओर चल पड़ा। शाम हो चुकी थी। हवेली के आंगन में पीतल का हुक्का धुआं उगल रहा था। सेठ धनराज एक पत्थर की चौकी पर बैठा था। नौकर आया, जमीन की ओर देखते हुए बोला, सेठ जी, गांव में लोग बिरजू के साथ खड़े होने लगे हैं, विरोध की बात हो रही है। सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर अपनी जगह से उठते हुए उसने बस इतना कहा, बहुत बोलने लगे हैं ये लोग, अब इनकी आवाज दबानी पड़ेगी, और वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कैसे की जाती है। सांझ ढल चुकी थी। गांव की गलियां अब धूप की जगह चुप्पी से भरने लगी थी। झोपड़ियों में धीमी लौ के साथ चूल्हे जलने लगे थे, लेकिन बिरजू के घर में चूल्हे की राख जैसी ही चिंता पसरी थी।
बिरजू और गौरी दोनों दरवाजे के पास खड़े थे। हवा में हल्की ठंडक आ गई थी, लेकिन उनके बीच की बातों में अभी भी चिंता की गर्मी थी। गौरी ने पति के चेहरे पर लंबे समय से छाई उस गंभीरता को फिर महसूस किया। वह पास आई, धीरे से बोली, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप और रघु भैया अगर साथ खड़े रहेंगे तो यह सेठ कुछ नहीं कर पाएगा। डरना छोड़िए, जीत आखिर हमारी ही होगी। बिरजू ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में बोझ था, शब्दों में थकावट। गौरी, मैं सोच रहा हूँ कि सेठ के पास कितना पैसा है, कितनी ताकत है। उसके एक इशारे पर आदमी आ खड़े होते हैं, और हमारे पास तो कुछ नहीं। अगर हमने कुछ गलत कदम उठाया तो वो पैसे से हमें कुचल देगा, हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा भी करवा सकता है। कहीं ऐसा न हो कि हम आवाज तक न उठा सकें। गौरी ने उसकी बात सुनी, कुछ देर खामोश रही, फिर धीमे और दृढ़ स्वर में बोली, इतनी दूर तक सोचते सोचते इंसान चलना ही भूल जाता है बिरजू। तुम चिंता छोड़ो, बस इतना जानो कि अगर तुम अपने हक के लिए खड़े हो रहे हो तो कोई भी ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती। अब चलो, थोड़ा आराम करो, सुबह रघु भैया से बात करना। गौरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गई। घर की चटाई पर बैठते हुए बाहर की हवा जैसे एक वादा कर रही थी, कल कुछ बदलेगा। अगले दिन सुबह सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था कि बिरजू, गौरी और रघु चौपाल के पास जमा हो गए। रघु के चेहरे पर आज कुछ अलग था, आंखों में गुस्सा, ललकार और एक बीज जो अब अंकुर बन चुका था। वह जोर से बोला, अगर आज हम चुप रहे तो कल सेठ पूरे गांव को अपने जूते के नीचे रौंद देगा। हम किसान हैं, जमीन से जुड़े हैं, हम किसी के गुलाम नहीं, किसी के तलवे चाटने वाले नहीं। हमारी मेहनत से अनाज उगता है, हम वही खाएंगे, वही बेचेंगे, लेकिन अब इन जमींदारों को कुछ नहीं देंगे। बिरजू और गौरी दोनों उसकी ओर देखने लगे। रघु के शब्द हवा में चुभने लगे थे, लेकिन वो चुभन अब चेतना देने वाली थी। हाँ, रघु फिर बोला, हम विरोध करेंगे, लेकिन होशियारी से। सेठ ताकतवर है, उसके पास लोग हैं, चालें हैं, लेकिन अब हम भी डरने वालों में से नहीं हैं। यह जमीन हमारी है, पसीने की कमाई है, यह सेठ की जागीर नहीं। गौरी ने उसकी बात को सिर हिलाकर स्वीकारा। बिरजू की आंखों में पहली बार विश्वास की हल्की रेखा उभरी। अब अगर लड़ाई होगी, बिरजू ने कहा, तो न्याय पाकर ही खत्म होगी, चाहे जितना समय लगे, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। तीनों एक दूसरे की ओर देखकर चुप हो गए। अब शब्द नहीं, सिर्फ एक साझा संकल्प था जो आंखों में झलक रहा था। उधर हवेली में सेठ धनराज का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसके नौकर ने आकर बताया था कि गांव में लोग बिरजू के साथ खड़े हो रहे हैं, विरोध की बातें हो रही हैं। सेठ ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अब ये गरीब ज्यादा बोलने लगे हैं, अगर जल्दी कुछ न किया गया तो ये बगावत कर बैठेंगे। इनका मुंह बंद करना पड़ेगा, और वो कैसे करना है मैं जानता हूँ। नौकर ने कहा, हुकुम, मामला थोड़ा बढ़ रहा है, गांव में चर्चा तेज हो रही है। सेठ ने हंसते हुए कहा, डर मत, इनका गला दबाओ, फिर देखो कैसे चुपचाप मेरे कदम चाटते हैं। और ये बिरजू, इसमें तो कुछ ज्यादा ही आग है, अकेले सबको उकसा रहा है। वो हुक्के की नली एक और रखता है और धीरे से खड़ा होता है। अब वक्त है एक छोटा सा सबक देने का। थोड़ा अंधेरा हो गया है, जा और जहाँ बिरजू की थोड़ी सी फसल खड़ी है वहाँ आग लगा दे। उसे दिखा दे कि मुझसे टकराना आसान नहीं। जी मालिक, नौकर बोला, मैं अभी जाता हूँ। रात धीरे धीरे उतर रही थी, पत्तों की सरसराहट अब तेज होती जा रही थी। नौकर ने रास्ता पकड़ा और खेतों की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर बाद ढोलकपुर की दक्षिण दिशा में जहाँ बिरजू की बची खुची फसल खड़ी थी वहाँ लपटें उठने लगी। धीरे धीरे फिर तेजी से एक छोटी सी लौ अब भयंकर ज्वाला बन गई थी। इसी बीच पास के खेत से लौटता हुआ रघु कुछ जलने की गंध से चौंक गया। दौड़कर वह उस ओर बढ़ा। दूर से देखा, बिरजू का खेत जल रहा था और एक परछाई वहां से निकल रही थी। रघु वहीं चुपचाप छिपकर खड़ा रहा। उसने उस आदमी को पहचान लिया, सेठ का वही नौकर। मन में जैसे कुछ टूट कर गिरा और साथ ही कुछ और भी खड़ा हो गया। उसने खुद से कहा, अच्छा, तो अब जलाने पर उतर आए हो, अब डराकर हमें चुप कराना चाहते हो।
भूल हो गई है सेठ, बहुत बड़ी भूल। अभी मैं छिपकर देख रहा हूँ, लेकिन कल कल देखना मैं क्या करता हूँ। तुमने बिरजू की फसल जलाई है, अब तुम्हारी उम्मीदें जलेंगी। अब मैं नहीं डरूंगा, अब जवाब दूंगा। उस रात की आग सिर्फ खेत में नहीं लगी थी, वो एक चेतावनी थी और साथ ही एक चेतना भी। ढोलकपुर की जमीन पर अब विरोध की असली चिंगारी फूट पड़ी थी। सुबह का आसमान साफ था, पर गांव की हवा में आज कुछ अलग था, जैसे किसी ने रात में किसी मन की शाख हिला दी हो। कुछ भी नहीं बदला था बाहर से, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। रघु सुबह सुबह ही तेज कदमों से बिरजू के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर नींद का नामो निशान नहीं था। आंखें लाल थी, जैसे पूरी रात जागकर किसी निर्णय पर पहुंची हो। बिरजू दरवाजे के बाहर बैठा था, आंगन की मिट्टी पर हाथ से कुछ लकीरें बनाता हुआ। रघु पास आकर खड़ा हुआ, फिर धीरे से बोला, बिरजू भाई। बिरजू ने उसकी ओर देखा, कुछ कहने ही वाला था कि रघु ने अपनी बात पूरी कर दी। सब बर्बाद हो गया। बिरजू चौंका। क्या? रघु की आवाज टूटी हुई थी, पर गुस्से से कांपती भी। कल रात को जो हुआ, वो सुनकर तेरी आंखें भी फटी रह जाएंगी। सेठ धनराज का नौकर तेरे खेत में आग लगाकर चला गया। तेरी सारी फसल जल गई बिरजू, सारी। अब हम क्या करेंगे? एक पल को जैसे सब कुछ थम गया। हवाएं ठिठक गईं, धरती चुप हो गई। बिरजू की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली। मेरी फसल? वह फूटी आवाज में बोला। सारी फसल। रघु ने सिर हिलाया। मैंने खुद देखा भाई, खुद देखा। और चुपचाप वहीं छिपा खड़ा रहा। उस वक्त कुछ नहीं कर सका, पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। बिरजू खड़ा हो गया। उसकी चाल में अब लड़खड़ाहट नहीं, गुस्से की सीधी रेखा थी। अब फैसला हो गया है रघु, अब और नहीं। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इस सेठ को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। आग से आग का जवाब देंगे नहीं, लेकिन हक के लिए अब पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ी ही देर में तीनों, बिरजू, रघु और गौरी, गांव के रास्ते पर थे। उनकी चाल तेज थी, लेकिन हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। सेठ धनराज की हवेली पर पहुंचते ही बिरजू ने आवाज दी, जैसे कोई डर से नहीं, हक से बोलता है। सेठ धनराज, तूने मेरी फसल जला दी है। बरामदे से सेठ बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्से की लाली थी, लेकिन भीतर कहीं हलचल थी। बिरजू ने बिना रुके कहा, तू जानता भी है एक फसल उगाने में कितना वक्त, कितना पसीना, कितनी उम्मीद लगती है। तूने तो जैसे खेल खेला है हमारे जीवन से, और अब तू सोचता है हम चुप रहेंगे। रघु ने भी कदम आगे बढ़ाया। हम तेरे गुलाम नहीं हैं, हम किसान हैं। हमारे हाथों में मिट्टी की महक है और हमारी रगों में संघर्ष का लहू। हम अब तेरे जुल्म नहीं सहेंगे। सेठ धनराज का चेहरा तन गया। क्या बकवास है ये? वह चिल्लाया। तुम लोग भूल गए हो कि इस गांव का मालिक कौन है? मैं हूँ मालिक। और तू बिरजू, तू मुझसे तमीज से बात कर, वरना मैं। बिरजू ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन लहजा ललकार का था। तमीज? तू तमीज की बात करता है? तुझे हम क्या सम्मान देंगे जब तू खुद आदर के काबिल नहीं है? तू मालिक नहीं है इस गांव का। मालिक वो होते हैं जो सेवा करें, जो साथ खड़े हों। और इस गांव के असली मालिक हम किसान हैं, जो धरती पर हल चलाते हैं। तूने जो किया है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। रघु ने सिर हिलाया। बहुत हो गया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, और ये बात तू अपने पैसों से नहीं खरीद सकता। पहली बार सेठ धनराज चुप हो गया। उसकी आंखों में वो तीखी आग नहीं थी जो पहले दिखती थी। अब उसमें कुछ और था, एक उलझन, एक संदेह, और शायद एक डर। वह अंदर जाकर बैठ गया। नौकर को बुलाकर कहा, अगर इन लोगों को रोका नहीं गया तो बात सरपंच तक पहुंचेगी, और वह तो पहले से ही मुझसे नाराज है। कोई हल निकालना होगा, जल्दी। नौकर बोला, मालिक, अब गांव के हालात बदल रहे हैं, लोग एकजुट हो गए हैं। अब ये गरीब चुप नहीं रहेंगे। सेठ पहली बार असहाय महसूस कर रहा था। कुर्सी पर बैठते हुए उसका चेहरा स्याह हो गया था। उधर हवेली से लौटते समय रघु ने कहा, बिरजू, मुझे तो लगता है यह आदमी डरने वाला नहीं है। इसके पास पैसा है, आदमी है, ये हर बार बच निकलेगा।
बिरजू ने चलते हुए उसकी ओर देखा। उसकी चाल धीमी थी पर आंखों में अब भी लौ जल रही थी। रघु, तूने उसकी आंखें नहीं देखी। मैं सामने खड़ा था और मैंने उसमें डर देखा था। वो चाहे जितना बोले, उसका घमंड चिल्लाए, लेकिन अब उसका समय खत्म हो रहा है। गौरी ने दोनों की बातें सुनी, फिर धीरे से बोली, डर उसमें भी होगा, लेकिन हमें अब सावधान रहना होगा। ऐसे लोग हार नहीं मानते। ये लड़ाई लंबी होगी, हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। तीनों आगे बढ़ते रहे। सूरज अब दोपहर की ओर था। गांव की हवा बदल चुकी थी और उन तीनों के साये अब अकेले नहीं थे। गांव के हर कोने से अब धीरे धीरे कदमों की आहटें जुड़ने लगी थी। रात लंबी थी, लेकिन उस रात में नींद कहीं खो गई थी। सेठ धनराज, जो अब तक सिर्फ दूसरों को डराने का आदी था, पहली बार खुद के भीतर कुछ हलचल महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्की सूजन थी और माथे पर लकीरें गहरी। उसकी हवेली में अब पहले जैसी ठसक नहीं बची थी। दीवारें अब भी ऊंची थी पर मन छोटा हो चला था। सुबह हुई तो वह खुद चला आया, उसी बिरजू और रघु के पास, जिनके विरोध से अब उसका चैन छिनने लगा था। दोनों घर के बाहर बैठे थे और सेठ को सामने देखकर उठ खड़े हुए। सेठ ने कोशिश की कि आवाज में वही पुराना रौब हो, मगर शब्दों की धार कुंद पड़ चुकी थी। बिरजू, रघु, जो कुछ तुम लोग कर रहे हो वह ठीक नहीं है। ये गुस्सा, ये बातें, इनका कोई फायदा नहीं। तुम्हें पता है बिरजू, तुझ पर जो कर्ज है वो छोटा मोटा नहीं है। तू उसे चुका नहीं सकता। बिरजू ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। इस बार उसमें डर की जगह एक ठहरी हुई ज्वाला थी। कर्ज की बात मत कर सेठ, तूने तो मेरा खेत ही जला डाला। अब हिसाब होगा। अब मैं चुप रहने वाला नहीं। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। या तो हमारा खेत वापस दे या अंजाम के लिए तैयार रहे। सेठ कुछ कहने ही वाला था कि रघु आगे बढ़ा। उसकी आवाज में ललकार नहीं थी, लेकिन बातों में संकल्प था। देख धनराज, सरपंच जी बाहर गए हुए थे, लेकिन शायद कल तक लौट आएंगे। फिर देखना गांव के सामने कौन सच्चा साबित होता है और कौन झूठा। हम चुप नहीं रहेंगे, तेरी हरकतें सबके सामने लाएंगे। सेठ ने मुस्कान दबाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन का हक मुझे दे दो और बात यहीं खत्म हो जाए। बिरजू एक पल को रुका, फिर सीधा आंखों में आंखें डालकर बोला, हम अपना खेत किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। और अगर तू सोचता है कि जमीन लेकर ही तू मालिक कहलाएगा तो ये तेरी भूल है। अभी से तूने जीना मुश्किल कर रखा है। अगर जमीन मिल गई तो तू हमें रौंद ही देगा। अब रघु ने फिर कहा, ठीक है, अब तुझे जो करना है कर ले, लेकिन तू ये मत समझना कि तेरा पैसा तुझे बचा लेगा। और याद रख, जब कोई न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो वहाँ उम्र, रुतबा या दौलत नहीं चलती, वहाँ केवल सच सुना जाता है। सेठ के चेहरे की मांसपेशियां तन गईं। उसने मुंह खोला पर कोई जवाब न बना। एक पल को वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर मुड़ गया। लेकिन जाते जाते वो अपने नौकर से धीरे से कहता गया, अगर इन दोनों को अब भी न रोका गया तो पूरा गांव हाथ से निकल जाएगा, और अगर ये बात सरपंच तक पहुंच गई तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। नौकर ने धीरे से कहा, मालिक, अब हालात बदल चुके हैं, लोग एकजुट हो गए हैं और इस बार शायद आपकी बात कोई सुने भी नहीं। अगले दिन भोर के समय जब गांव की गलियों में रोशनी रेंग रही थी, बिरजू और रघु सरपंच जी के घर की ओर चल पड़े। दरवाजे पर पहुंचते ही दोनों ने एक स्वर में कहा, नमस्ते सरपंच जी। सरपंच जी ने दरवाजा खोला। थके हुए चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन नजरों में सवाल। तुम दोनों सुबह सुबह, क्या बात है बेटा? बिरजू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सरपंच जी, जब आप गांव से बाहर थे तब हम पर बहुत अत्याचार हुआ। सेठ धनराज ने हम गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। सरपंच गंभीर हो गए। बताओ बेटा, क्या किया है सेठ ने? रघु ने बिना रुके सब कुछ कह सुनाया। कर्ज की धमकी, खेत में आग और खुद अपनी आंखों से देखा हुआ सारा मंजर। सरपंच कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मैं तुम दोनों की बात पर विश्वास करता हूँ, लेकिन जब बात गांव के फैसले की हो तो हर बात साबित करनी होती है। लाओ, धनराज को बुलाओ, मैं दोनों की बात सुनूंगा, फिर जो न्याय होगा वही करूंगा। लेकिन रघु, तुम अब घर लौट जाओ, मैं अकेले में सुनना चाहता हूँ दोनों की बात। रघु ने सिर झुकाया। ठीक है सरपंच जी,
मैं अब चलता हूँ। बिरजू उसे लेकर आता है। कुछ देर बाद बिरजू सेठ धनराज को लेकर सरपंच जी के सामने लाया। सरपंच जी ने बैठते ही धनराज से सीधे पूछा, धनराज, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने इन गरीबों का जीना हराम कर रखा है। बिरजू की फसल क्यों जलाई तुमने? सेठ चौंका, परंतु उसका चेहरा अब भी वही पुराना था, बेखौफ, बेझिझक। सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। बिरजू पीछे से आगे आया। उसकी आवाज सधी हुई थी। सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने आपको जो बताया वो सच है। चाहे ये माने या न माने, पर सच कभी छुपता नहीं, और आपकी पंचायत में तो बिल्कुल नहीं। सरपंच के घर की बैठक में एक लंबा मौन पसरा था। एक और खड़ा था बिरजू, सच के साथ, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के। दूसरी ओर था सेठ धनराज, झूठ के साथ, मगर चेहरे पर वही पुरानी हेकड़ी। सरपंच जी दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुन चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी संशय था। वे अनुभव से जानते थे कि केवल शब्दों से सच और झूठ नहीं पहचाना जा सकता। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपनी कमर सीधी की, कुर्सी से उठे और बोले, देखो बेटा, मैं तुम दोनों की बात सुन चुका हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अब भी ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है और कौन झूठा। तुम दोनों ही अपनी बात पर अड़े हो, और बिना किसी ठोस प्रमाण के मैं कोई फैसला नहीं दे सकता। दोनों के चेहरों पर अलग अलग भाव उभरे। बिरजू की आंखों में निराशा, सेठ के चेहरे पर हल्की राहत। मगर सरपंच आगे बोले, एक उपाय है मेरे पास। दोनों ने चौंक कर उनकी ओर देखा। मेरे दादाजी ने मुझे एक पुरानी मशीन दी थी, उनके ज़माने की एक खास चीज जो सच और झूठ का पता लगा सकती है। वही मशीन मैं अब काम में लाऊंगा। कल सुबह हम उस मशीन की मदद से जानेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आज मैं बहुत थक गया हूँ, अब कोई निर्णय नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने बात समाप्त की और दोनों को विदा कर दिया। बिरजू और सेठ धनराज बाहर निकले। रास्ते भर दोनों चुपचाप चलते रहे। घर पहुंचकर बिरजू ने गौरी और रघु को सारी बात बताई। फैसला आज नहीं हुआ। सरपंच जी ने कहा है कि कल वो किसी मशीन से सच और झूठ का पता लगाएंगे, जो उनके दादा ने दी थी। गौरी ने हैरानी से कहा, कौन सी मशीन होगी ये, और कहाँ रही होगी इतने सालों से? रघु भी चुपचाप बैठ गया। तीनों ही सोच में डूबे रहे। उधर हवेली में बैठे सेठ धनराज के माथे पर पसीना था। वो पहली बार असहाय महसूस कर रहा था। अगर वो मशीन सच में हुई, उसने सोचा, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और अगर पकड़ा गया तो मेरी इज्जत, मेरा नाम, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी आंखें चमकी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। रात का समय था। धीरे धीरे अंधेरा घना होने लगा। हवा ठंडी थी, मगर सेठ के मन में एक नई साजिश तप रही थी। चुपचाप वह उठकर सरपंच के पुराने घर की ओर बढ़ा, जहां वो मशीन रखी होने की बात कही गई थी। अंधेरे में धीरे धीरे वह घर के भीतर दाखिल हुआ, और जैसे ही वह भीतर पहुंचा, अचानक दिए की मध्यम रोशनी में एक चेहरा सामने आया। सरपंच जी, वो वहीं बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो तुम ही हो झूठे? सेठ ठिठक गया, चेहरा स्याह हो गया। सरपंच ने धीरे से कहा, मैं जानता था बिरजू और रघु कभी झूठ नहीं बोल सकते, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मुझे एक चाल चलनी पड़ी। मैंने तुमसे झूठ कहा था धनराज, कोई मशीन नहीं है मेरे पास। सेठ की आंखें फैल गईं। हाँ, सरपंच बोले, मैंने तुम दोनों के सामने सिर्फ ये कहकर झूठ बोला कि सच और झूठ पहचानने वाली कोई मशीन है, ताकि देख सकूं झूठा कौन है। और देखो, तुम खुद ही अपने झूठ को साबित करने आ पहुँचे। धनराज चुप था। शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया था। अब तुम जाओ। सरपंच ने धीरे से कहा, कल मैं बिरजू को तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम उसके खेत की पूरी भरपाई करोगे और उसका सारा कर्ज माफ करोगे। ये बात सिर्फ मैं, बिरजू, रघु और गौरी जानेंगे। मैं तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये मत समझना कि तुम दोबारा ऐसा कुछ कर सकते हो। धनराज ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। अगली सुबह सूरज की किरणें जैसे किसी नए अध्याय की शुरुआत कर रही थी। सरपंच जी बिरजू के घर पहुँचे। बिरजू उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ। बिरजू, जीत तुम्हारी हुई। बिरजू की आंखें
कुछ नहीं समझ सकी। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई मशीन नहीं थी मेरे पास। मैंने सिर्फ धनराज की असलियत जानने के लिए एक बहाना किया था और वह बहाना काम कर गया। वह खुद चोरी करने आया था और मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। बिरजू चुप था, फिर धीरे से बोला, तो अब सरपंच ने कहा, तू उसके पास जा, तुझे तेरे खेत की भरपाई मिलेगी, तेरा कर्ज अब माफ है। बिरजू की आंखों में पानी भर आया। गौरी वहीं खड़ी थी, चुपचाप मुस्कुरा रही थी। इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका उसकी ही तो थी। अगर वो हर मोड़ पर बिरजू और रघु को चेतावनी न देती, अगर वो हर रात उनकी हिम्मत न बढ़ाती, तो ये मोड़ कभी नहीं आता। सरपंच ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा, और बेटा, इस जीत का असली कारण अगर कोई है तो वो तेरी गौरी है। सुबह की रोशनी इस बार कुछ अलग थी। गांव के आंगन में सूरज की किरणें जैसे एक नई शुरुआत की गवाही दे रही थी। हवा में अब वो दबाव नहीं था जो बीते दिनों में था, लेकिन बिरजू की चाल में आज भी वही स्थिरता थी, एक साधारण किसान की जिसने संघर्षों में चलना सीख लिया था। गौरी ने जाते हुए उसे बस एक बात कही, जब सच साथ होता है तो सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिरजू ने उसकी ओर देखा, एक हल्की मुस्कान दी और अपनी मिट्टी की चप्पल पहनकर बाहर निकल गया। आज वह हवेली की ओर जा रहा था, पर यह रास्ता उस दिन जैसा नहीं था जब वह कर्ज की मोहलत मांगने गया था। आज उसके पाँव भारी नहीं थे, आज उसकी आंखें नीची नहीं थी। आज वह किसी रहम के लिए नहीं, बल्कि अपने हिस्से का हक लेने जा रहा था। हवेली की ऊंची दीवारें अब भी थी, लेकिन आज उनके पीछे का रौब थोड़ा फीका लग रहा था। सेठ धनराज दरवाजे पर ही खड़ा था, शायद सुबह से उसका इंतजार कर रहा था। बिरजू ने कोई नमस्कार नहीं किया, कोई झुकाव नहीं दिखाया, सीधे जाकर सामने खड़ा हो गया। सेठ ने उसकी ओर देखा। आज उसकी आंखों में वो घमंड नहीं था, बस एक थका हुआ सा संकोच था। वह भीतर गया, कुछ देर बाद लौटकर एक थैली लाया। बिना कुछ बोले उसने थैली बिरजू की ओर बढ़ा दी। इसमें तेरी जली हुई फसल की भरपाई है, सेठ ने कहा, और कर्ज का हिसाब भी खत्म। बिरजू ने थैली हाथ में ली, फिर एक पल उसकी आंखों में देखकर कहा, आज जो तूने दिया है वो सिर्फ पैसा नहीं है, ये उस आग की कीमत है जो तूने मेरी मेहनत पर लगाई थी। काश तू ये पहले समझ पाता। सेठ चुप रहा, अब उसके पास शब्द नहीं थे। बिरजू मुड़ा और बिना पीछे देखे वहाँ से लौट पड़ा। गांव की चौपाल पर उस दिन कुछ अलग हुआ। बिरजू पहली बार उन लोगों के बीच खड़ा हुआ जिनके साथ वह वर्षों से सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर खेत जोतता आया था। आज उसकी आंखों में कुछ कहने की हिम्मत थी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे, कुछ खड़े थे, कुछ बैठकर बीड़ी सुलगा रहे थे। चौपाल की मिट्टी अब भी वही थी, पर हवा में अब शब्दों की गर्मी थी। बिरजू ने बोलना शुरू किया, भाइयों, मैं कोई नेता नहीं, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने जो झेला है वो अब अकेले नहीं झेलना चाहता। हम किसान हैं, हम वही हैं जो अपने खेतों में मेहनत करते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं, लेकिन हर बार हमारे हिस्से में क्यों सिर्फ लूट, धमकी और अपमान आता है। मैं पूछता हूँ, क्या हम सब मिलकर एक बार नहीं खड़े हो सकते? लोग खामोश थे। रघु ने पास आकर कहा, आज बिरजू ने जो हासिल किया है वो सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये हम सबके लिए एक रास्ता है। अगर एक किसान अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है तो बाकी क्यों नहीं? गौरी दूर खड़ी सब देख रही थी, उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर एक तसल्ली थी, जैसे किसी बीज को फलते फूलते देख रही हो। बिरजू ने फिर कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज को गांव की आवाज बनाएं। अन्याय के खिलाफ चुप रहने का दौर बीत चुका है। अब जो होगा वो मिलकर होगा, और जो मिलेगा वो सबका होगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बिरजू तू बोलता रहे, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। और एक एक करके बाकी लोग भी सामने आने लगे। उस दिन ढोलकपुर की मिट्टी में सिर्फ खून और पसीने का नहीं, आत्मसम्मान का बीज भी पड़ा। उस बीज को सींचने वाला कोई और नहीं, गौरी थी, जिसकी दृढ़ता ने बिरजू को लड़ना सिखाया। रघु था, जिसने साथ खड़े रहना चुना, और बिरजू था, जिसने बोलना शुरू किया। और यही एक गांव की असली जीत थी। धन्यवाद। गांव के एक कोने में
मिट्टी की दीवारों से घिरा एक छोटा सा घर था जहाँ रहती थी सुमन। सादगी की मूरत, शालीनता की प्रतिमा। नाजुक चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान और आंखों में एक अनकहा इंतजार। माँ बाप का साया तो बचपन में ही सिर से उठ गया था, लेकिन उसका भाई रमेश सुमन की हर खुशी में अपने जीवन का सुख ढूंढता था। वह उसे गुड़िया कहकर पुकारता था, जैसे कोई पिता अपनी बेटी को पुकारे। परंतु घर की दीवारों में बस एक साया था जो सुमन की मुस्कान को हर दिन थोड़ा और फीका करता जा रहा था। उसका नाम था नीलम, रमेश की पत्नी। बाहर से जितनी सजधज वाली, भीतर से उतनी ही कड़वी। उसकी जुबान में जैसे हर वाक्य एक तीर हो और हर आदेश एक सजा। सुमन सुबह की पहली किरण के साथ उठ जाती और चूल्हे से लेकर आंगन तक घर के हर कोने को अपनी मेहनत से संवारती। लेकिन नीलम की आंखों में वह मेहनत कभी दिखाई नहीं दी। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। चूल्हे पर बर्तन चढ़ा था, आटे की थाली पास में रखी थी और सुमन अपने सदे हुए हाथों से रोटियां सेंक रही थी कि तभी आंगन से नीलम की कड़वी आवाज गूंज उठी, सुमन, कहाँ मर गई तू? कितनी बार कहा है ढंग से काम किया कर। सुमन ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, आई भाभी, यही हूँ रसोई में। नीलम गुस्से से रसोई तक पहुंची, आंखों में जैसे आग। तुझे कुछ काम आता भी है या नहीं? कितनी बार समझाया लेकिन तेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसता। सुमन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ भाभी, क्या हुआ? नीलम चीखी, तू भूल गई ना मेरी साड़ी धोना, वही नई वाली जो मुझे आज शादी में पहनकर जाना था, और तू ठाठ से रोटियां सेंक रही है। सुमन की आंखें झुक गईं। माफ करना भाभी, भूल गई, मैं अभी धो देती हूँ। नीलम का शोर सुनकर रमेश दौड़ा आया। उसने बात संभालनी चाहिए। अब क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो गुड़िया पर? नीलम ने तीर सा जवाब दिया, हाँ, मैं ही सबसे बुरी हूँ इस घर में। तुम्हारी बहन तो देवी है, मेरी साड़ी नहीं धोई आज तक। बताओ अब क्या पहनूं मैं शादी में? रमेश ने शांत स्वर में कहा, अरे भाग्यवान, ये कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई और साड़ी पहन लो, तुम्हारे पास कितनी सारी है। गुड़िया तो सारा दिन काम करती है, भूल भी सकती है। नीलम ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, अब तुम ही इसे सिर चढ़ाओगे, मैं चली जाती हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना। और वह पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। रसोई में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। केवल चूल्हे की आंच की मध्यम सी आवाज थी और सुमन का झुका चेहरा, जिसकी आंखों में नमी थी और आत्मा में थकावट। रमेश ने उसकी ओर देखा और धीरे से पास आकर बोला, कोई बात नहीं गुड़िया, तू उदास मत हो, मैं जानता हूँ तू क्या सहती है। उसके शब्दों में पिता का दुलार था, भाई का अपनापन और एक मौन वादा कि वह हमेशा उसकी ढाल बना रहेगा, चाहे ज़माना कुछ भी कहे। उस रात की हवा में कुछ टूटे स्वप्नों की सहरन थी। आंगन की चौखट पर बैठी सुमन की आंखें सूनी थी और पेट खाली। नीलम ने उसे भोजन तक नहीं दिया, न कोई आवाज, न कोई बहाना, बस उपेक्षा की ठंडी दीवारें और सन्नाटे का पर्दा। सुमन चुपचाप अपनी चटाई पर लेट गई। चांदनी छत की दरारों से भीतर झांक रही थी, पर सुमन की आंखों से टपकती बूंदों में कोई उजाला नहीं था। वह भूखी थी, पर उससे कहीं अधिक थकी थी, अवहेलना से, तिरस्कार से और उस प्रेम की प्यास से जो बस यादों में बचा था। अगली सुबह जैसे ही घर का आंगन धूप से जरा सा रोशन हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई। नीलम दौड़ी दौड़ी बाहर आई। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। अरे रजनी, तू बिना खबर दिए आ गई। रजनी, नीलम की छोटी बहन, रंग बिरंगे कपड़ों में सजी, बालों में फूल लगाए, मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, तो सोचा कुछ दिन आपके साथ रहूं। नीलम ने उसे गले लगाया जैसे कोई बहुमूल्य चीज लौट आई हो। बहुत अच्छा किया बहन, अब तू आ गई है तो हम दोनों बहनें दिन भर बातें करेंगे। अंदर चल, थकी हुई लग रही है। घर के भीतर पहुंचते ही नीलम ने अपनी परिचित कठोरता से पुकारा, सुमन, सुन, मेरी बहन आई है, उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना ला, जल्दी। सुमन, जो पिछली रात भूख से रोती हुई सोई थी, बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। जी भाभी, अभी लाती हूँ।
वह रसोई में गई और चूल्हे की आग में अपने आंसुओं को छिपाकर जल्दी जल्दी खाने की थाली सजाने लगी। गर्म गर्म पूरियां, आलू की सब्जी और खीर। वह चाहती थी कि कोई भी उसकी पीड़ा उसके स्वाद में न महसूस कर सके। यह सब रमेश दूर खड़ा देख रहा था। उसका मन असहायता से भरा था। उसने हर दिन देखा था कि कैसे उसकी बहन काम में डूबी रहती और कैसे दोनों बहनें बैठकर हंसी ठिठोली में समय बिताती, पर वह कुछ नहीं बोलता था। शायद सुमन की सहनशीलता को देखकर, शायद अपने रिश्तों की मर्यादा के कारण, पर उस दिन उसकी चुप्पी टूट गई। शाम को जब नीलम और रजनी बैठी आम के अचार के साथ रोटियां तोड़ रही थी और सुमन रसोई में बर्तन मांज रही थी, रमेश अंदर आया। चेहरे पर गुस्से की लाली थी। नीलम, उसकी आवाज कड़क थी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम दोनों बहनें सारा दिन बैठी रहती हो और घर का सारा काम सुमन करती है। तुम्हें जरा भी नहीं लगता कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए? नीलम, जो अपनी बहन के सामने अपमानित महसूस कर रही थी, आगब बूला हो गई। क्या कहा तुमने? मेरी बहन मेहमान है, मैं उससे काम करवाऊं? और तुम ये सब बातें उसके सामने बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? रमेश ने उसकी आंखों में सीधा देखा और शांत पर ठोस आवाज में बोला, तुम्हारी बहन को बुरा लगेगा अगर उससे काम कहा जाए, पर तुमने कभी सोचा कि जो तुम रोज सुमन से कहती हो उसका क्या असर होता है उस पर? वो मेरी बहन है, मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी। उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ तो मेरा कलेजा कांपता है। नीलम, याद रखना, जिस दिन सुमन की शादी हो जाएगी और वो इस घर से चली जाएगी, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुमने क्या खोया है। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला गया। कंधे झुके नहीं थे लेकिन दिल भारी था। पीछे खड़ी नीलम आंखें तरेरती हुई कड़वाहट से बोली, उससे शादी करेगा कौन? उसकी आवाज में व्यंग्य था, पर सुमन के कानों में वो भविष्य की चुनौती की तरह गूंजी। और शायद उस पल पहली बार सुमन ने अपने भविष्य के बारे में खुद से कुछ पूछा होगा। उधर गांव के सबसे बड़े घर, बड़ी हवेली में चहल पहल थी। जमींदार का बेटा राहुल, जो बरसों बाद शहर की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था, अब वहीं की हवा में ढलने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जैसे ही वह बरामदे में बैठा अखबार पलट रहा था, चौखट पर किसी के आने की आहट हुई। राहुल बेटा, एक मधुर पहचान भरी आवाज सुनाई दी। देख, तुझसे मिलने मुनीम जी आए हैं। राहुल तुरंत उठा और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम काका। खुश रहो बेटा, मुनीम जी बोले। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी भला चंगा हूँ। सुना है शहर में नौकरी भी लग गई तेरी? जी काका, भगवान की कृपा से एक अच्छी जगह मिल गई है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। और हाँ, सोहन कैसा है? राहुल की आंखों में चमक आ गई। वही तो, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ, शायद रास्ते में कहीं मिल जाए। इतना कहकर राहुल झोला उठाता है और बाहर निकल जाता है। रास्ता वही पुराना, पर दिल में एक नई हलचल। मिट्टी की महक अब भी वही है, पर आंखों में अब शहर की सोच की परछाइयां हैं। चलते चलते जब वह गांव की पगडंडी पर पहुंचा तो सामने से सुमन आती दिखाई दी। हाथ में सब्जियों की टोकरी, माथे पर हल्का पसीना और चेहरे पर वही सौम्यता की रेखाएं। राहुल की निगाह वहीं ठहर गई। कानों में गांव की आवाजें धीमी पड़ गईं, जैसे समय कुछ पल ठहर गया हो। उसी समय सोहन, उसका बचपन का मित्र, पीछे से आ पहुंचा। अरे राहुल, तू यहाँ? मैं तो तुझसे ही मिलने आ रहा था। राहुल चौंका, फिर मुस्कुराया, और मैं भी सोहन। फिर आंखों का इशारा सुमन की ओर गया। वैसे ये लड़की कौन है? सोहन ने सादगी से जवाब दिया, ये रमेश भाई की बहन है सुमन। बहुत ही भली मेहनती लड़की है, बस घर और काम में लगी रहती है। दोनों दोस्त कुछ देर वहाँ खड़े होकर बातें करते हैं, पर राहुल के मन में अब एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था, और उस प्रश्न का उत्तर उसने अगले ही दिन अपने पिता से मांगा। सुबह हवेली में जब सूर्य की किरणें दालान में उतर रही थी, राहुल अपने पिता लाला जी के पास पहुंचा। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लाला जी ने चश्मा उतारते हुए कहा। बोलो बेटा, क्या बात है? राहुल ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। पिताजी, गांव में मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। लाला जी मुस्कुराए। अच्छा,
ये तो बड़ी खुशी की बात है। कौन है वो लड़की? राहुल ने थोड़ा रुककर कहा। कल रास्ते में देखा था, बहुत ही साधारण सी पर आंखों में शांति थी। सोहन ने बताया, वो रमेश नाम के किसान की बहन है, सुमन। लाला जी ने सिर हिलाया। अच्छा, तो वो रमेश की बहन है। चलो, मैं मुनीम जी से कहता हूँ, उसे बुलवाते हैं। कुछ ही देर में मुनीम जी बुलाए जाते हैं। लाला जी उन्हें सारी बात बताते हैं, राहुल के मन की बात भी और सुमन की पहचान भी। मुनीम जी, जरा उस रमेश को बुलवा लाओ, उससे बातचीत करनी है। मुनीम जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। लाला जी, आपने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। सच कहूँ तो सुमन जैसी लड़की हर घर की रौनक बन सकती है। राहुल बाबू ने सच में सच्चा रत्न चुना है। फौरन ही मुनीम जी ने हवेली से निकलकर एक आदमी को रमेश के घर भेजा। उस समय रमेश घर के बाहर लकड़ी काट रहा था जब रामलाल दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। रमेश भाई, अरे रामलाल, क्या बात है, क्यों दौड़ते हुए आए हो? तुम्हें हवेली से बुलावा आया है, अभी जाना होगा। पर क्यों, ये मुझे नहीं मालूम। मुनीम जी ने कहा, बस खबर दे दूं और तुम्हें तुरंत लेकर चलूं। रमेश थोड़ा चौंका, पर माथे पर हल्का संशय और दिल में अनजाना भय लिए उठ खड़ा हुआ। लाला जी का बुलावा मिलते ही रमेश ने घर के कपड़े झाड़े और बिना कोई देर किए सीधे हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते की धूल जो उसके कदमों से उड़ती थी, त्यों-त्यों उसके मन में विचारों की आंधी उठती जाती थी। आखिर लाला जी ने मुझे क्यों बुलाया? कोई शिकायत है क्या? कोई गलती तो नहीं हो गई? गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसके मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही थी। वो जानता था, हवेली के लोग यूं साधारण किसानों को नहीं बुलाया करते, कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं। हवेली पहुंचकर उसने सम्मान से सिर झुकाया। राम राम लाला जी, कहिए, मुझे क्यों बुलाया है? लाला जी मुस्कुराते हुए बोले। राम राम रमेश, आओ बैठो। रमेश ने संकोच से पीछे कदम खींचते हुए कहा, जी ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? अरे नहीं रमेश, लाला जी ने अपंत्व से कहा, बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रमेश बैठ गया। हल्की घबराहट अब भी उसके चेहरे पर झलक रही थी। अब कहिए लाला जी, क्या कोई गलती हो गई मुझसे? लाला जी ने गहरी सांस ली और सीधे उसकी आंखों में देखकर बोले, रमेश, मेरा बेटा राहुल, उसे तुम्हारी बहन सुमन पसंद आ गई है। वह उससे विवाह करना चाहता है। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? रमेश कुछ पल के लिए निःशब्द रह गया, जैसे समय थम गया हो, जैसे उसका मन एक स्वप्न में बह गया हो। आंखें खुली थी पर दृश्य धुंधले पड़ गए थे। फिर कांपती हुई आवाज में बोला, क्या क्या कहा आपने लाला जी? मेरी बहन और आपके बेटे से विवाह? हम तो गरीब लोग हैं, ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। क्या आप सच कह रहे हैं? लाला जी हंसकर बोले, हाँ रमेश, मैं पूरा सच बोल रहा हूँ। राहुल ने खुद मुझसे कहा है और मैं भी जानता हूँ, सुमन जैसी लड़की हर घर को सदा संवार सकती है। रमेश की आंखों में पानी आ गया। यह गर्व के, कृतज्ञता के और संतोष के आंसू थे। लाला जी, आपने जो कहा वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मैं तो अभी जाकर शादी की तैयारियों में लग जाता हूँ। हर्ष से भरकर वह तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुँचते ही नीलम ने टोका, कहाँ थे इतनी देर तक? सुना है हवेली गए थे, क्या बात हुई? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ नीलम, मैं हवेली गया था और जो बात हुई वो सुनकर तो तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। नीलम ने व्यंग्य से कहा, अब बताओगे भी या हमेशा की तरह पहेलियां बुझाते रहोगे? रमेश ने धीरे से कहा, बताता हूँ। लाला जी चाहते हैं कि उनके बेटे राहुल की शादी हमारी सुमन से हो। नीलम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे किसी ने उसकी जुबान से शब्द छीन लिए हों। रमेश ने उसकी चुप्पी को देखा और कहा, मैं जानता था नीलम, तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे हमेशा यकीन था, भगवान ने हमारी सुमन के भाग्य में कुछ बहुत सुंदर लिखा है। फिर वह पलटे बिना बोला, मैं अभी जाकर सुमन को ये खुशखबरी देता हूँ। और वह चला गया। पर पीछे खड़ी नीलम की आंखों में कोई और ही आग जल रही थी। उसके होठों पर धीमा, कड़वाहट भरा वाक्य फिसला, भाग्य, उसका भाग्य तो अब मैं लिखूंगी।
सुमन जहां एक तरफ अनजाने सौभाग्य के साये में थी, वहीं दूसरी ओर उसकी भाभी के मन में ईर्ष्या और नियंत्रण की आग भड़क चुकी थी। रमेश की खुशी भरी बातों के साथ जैसे ही घर का आंगन गूंजा, भीतर एक कोना ऐसा भी था जहां ईर्ष्या और स्वार्थ की साजिश पनप रही थी। रमेश के जाने के बाद नीलम की बहन रजनी, जो अभी तक कुछ समझ नहीं पा रही थी, धीरे से पूछ बैठी, दीदी, क्या सच में सुमन की शादी लाला जी के बेटे से होने वाली है? नीलम ने उसकी आंखों में झांका और ठंडी मुस्कान के साथ फुसफुसाई, नहीं रजनी, सुमन की नहीं, तेरी शादी होगी उस लाला के बेटे से। रजनी चौंक गई, जैसे किसी ने उसके कानों में बिजली फूंक दी हो। क्या दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? ये सब होगा कैसे? नीलम ने धीरे से उसकी हथेली थामी और बोली, तू चिंता मत कर, बस तू दुल्हन बन, बाकी सब मैं देख लूंगी। उसकी आंखों में जिद थी और होठों पर चालाकी की रेखाएं। वह वर्षों से सुमन की मुस्कान से जलती थी और अब वह जलन एक योजना में बदल गई थी। शादी का दिन आ पहुंचा। गांव की गलियां फूलों से सजाई गई थी और हवेली में चहल पहल थी। नीलम ने सुमन को चुपचाप एक कोठरी में बंद कर दिया था, धमकाते हुए कहा, अगर एक शब्द भी निकाला ना तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुमन भय और अपमान के बीच सिसकती रही। उसका सपना, उसका मान, उसका भविष्य, सब एक अंधेरे में डूबता जा रहा था। उधर हवेली में लाला जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन राहुल, वह सुबह से ही नदारद था। मुनीम जी और सोहन जैसे ही भीतर आए, लाला जी ने अधीर होकर कहा, मुनीम जी, आप दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि राहुल सुबह शहर गया था सुमन के लिए कोई खास तोहफा लाने, लेकिन अब तक नहीं लौटा। क्या? मुनीम जी चौंक गए। अब तो मुहूर्त का समय भी पास है, बारात सजकर तैयार खड़ी है। मैंने उसे ढूंढने के लिए लोग भेजे पर कोई खबर नहीं। मन कहता है वह इस शादी से भाग गया। लाला जी की आवाज टूटी हुई थी। अब आप ही बताइए, मैं गांव वालों को क्या कहूँ? रमेश को क्या जवाब दूं? मुनीम जी ने सिर झुका लिया। अब शायद सच बताना ही पड़ेगा कि शादी नहीं हो सकती। नहीं, लाला जी ने हाथ उठाकर रोका। अगर यह शादी नहीं हुई तो उस लड़की की बदनामी होगी और उसका जीवन उजड़ जाएगा। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद लाला जी बोले, मैं चाहता हूँ कि राहुल की जगह सोहन दूल्हा बन जाए और सुमन से विवाह कर ले। क्या? मुनीम जी और सोहन दोनों चौंक उठे। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? राहुल जब लौटेगा तब क्या होगा? लाला जी ने थके स्वर में कहा, जो होगा देखा जाएगा। मुझे इस समय अपनी इज्जत से ज्यादा उस लड़की की इज्जत प्यारी है। सोहन बेटा, अगर तू हमारी बात माने तो यह उपकार होगा। मुनीम जी धीरे से बोले, जैसा आप ठीक समझे लाला जी। इधर बारात तैयार हुई। सोहन को सेहरा बांधा गया। ढोलन गाड़ों की गूंज में किसी को अंदाजा नहीं था कि आज इस शादी में असली दूल्हा ही नहीं है। दूसरी ओर नीलम की योजना पूरी हो चुकी थी। उसने रजनी को दुल्हन की पोशाक पहना दी थी और चुपके से सुमन को कोठरी में बंद रखा। विवाह मंडप में बैठने वाली वधू अब सुमन नहीं, रजनी थी। चेहरे पर घूंघट और मन में छल की थरथराहट। शादी विधिपूर्वक संपन्न हुई। फेरों की आग साक्षी बनी रही। मंत्रों ने संकल्प बंधवाए, पर सत्य कहीं दूर खड़ा मौन था। शादी के बाद रजनी की विदाई भी हो गई। गांव की गलियों से डोलती हुई पालकी निकली। लोगों ने आशीर्वाद दिए और किसी को कुछ पता तक न चला। उधर कोठरी में बंद सुमन अपने आंसुओं के साथ एक सवाल पूछती रही, क्या यही मेरा भाग्य था? और हवेली के आंगन में लाला जी एक अनजाने डर के साथ द्वार की ओर देखते रहे। राहुल, अब तू लौटेगा तो मैं तुझे क्या कहूँगा? अगली सुबह जब गांव के सूरज ने धीरे धीरे आंगन में उजास बिखेरी, घर के कोने कोने में वही सुमन थी, जैसे बीती रात कोई स्वप्न हो। वह रोज की तरह उठी, चूल्हा सुलगाया, पानी भरा, आंगन बुहारा और फिर उसी शांत स्वभाव से घर के कामों में लग गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रमेश जब नींद से जागा तो सुमन को घर में काम करते देख ठिठक गया। उसका चेहरा चौंक गया था, जैसे मन कोई पहेली समझने की कोशिश कर रहा हो। वह कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर राहुल प्रकट हुआ। चेहरे पर थकावट थी, आंखों में पश्चाताप। सुमन, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में खरा दर्द था।
रमेश भाई, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। राहुल ने आगे बढ़कर रमेश के चरण छुए। सुमन चुपचाप खड़ी रही, जैसे अब भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। उसी क्षण आंगन में नीलम भी आ गई। उसके चेहरे पर हल्की परेशानी थी। राहुल उसकी ओर देखकर बोला, मुझे मालूम है मेरी गैरमौजूदगी ने बीती रात आप सभी को कितनी तकलीफ दी। ना जाने गांव में क्या क्या बातें हुई होंगी, लेकिन मेरा इरादा ऐसा कभी नहीं था। नीलम अब भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह सोचने लगी, अगर कल शादी में दूल्हा राहुल नहीं था तो फिर दुल्हा कौन था, और मेरी बहन रजनी की शादी किससे हुई। और तभी तूफान की तरह कोठरी के बाहर रजनी और सोहन आ गए, गुस्से और आंसुओं में डूबे चेहरे लेकर। दीदी, रजनी चीखी, हमारे साथ धोखा हुआ है। नीलम अवाक रह गई। क्या क्या कह रही है तू? मेरी शादी राहुल से नहीं बल्कि मुनीम जी के बेटे सोहन से हुई है। सन्नाटा फैल गया, जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। रमेश ने तीखे स्वर में पूछा, नीलम, अब तो बता दो, आखिर हुआ क्या था बीती रात? क्या सच में सुमन की जगह दुल्हन रजनी बनी थी? नीलम की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने धीरे से सिर झुकाया और कांपती आवाज में बोली, हाँ रमेश, मैं अपराधिनी हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि सुमन की शादी राहुल से हो। मैं चाहती थी कि ये रिश्ता मेरी बहन रजनी को मिले। इसलिए मैंने चुपके से सुमन को कोठरी में बंद कर दिया और रजनी को दुल्हन बनाकर बैठा दिया। सब स्तब्ध रह गए। तभी सोहन ने राहुल से सवाल किया, लेकिन भाई, तू कल कहाँ रह गया था? राहुल ने सबकी ओर देखा और बताया, जब मैं शहर से लौट रहा था तो मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। चारों ओर सुनसान था, कोई मदद नहीं मिली। बहुत कोशिश की समय पर पहुंचने की, पर नहीं आ सका। फिर सोहन ने भी सिर झुकाते हुए कहा, और लाला जी ने गांव की इज्जत और सुमन की भलाई के लिए मुझे सेहरा बांधने को कहा। मैंने सोचा शायद यही ठीक है। अब सबके मन का बोझ खुल चुका था। रमेश ने नीलम की ओर देखा। नजरों में गुस्से की जगह अब एक शून्यता थी। नीलम, उसने गहरे स्वर में कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने किसी का भाग्य बदलने की कोशिश की, लेकिन देखा ना भगवान ने कैसा खेल खेला। तुमने जो सोचा उससे उल्टा ही हुआ। नीलम अब फूट फूट कर रोने लगी। मैं गलत थी। मैंने सुमन का भाग्य छीनना चाहा और भगवान ने मुझे मेरी ही बहन की नियति से आईना दिखा दिया। सुमन, मुझे माफ कर दो। सुमन ने नजरें उठाईं। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, बस एक शांत क्षमा थी। फिर गांव में एक नई सुबह आई, जहां हवेली एक बार फिर सजाई गई। इस बार दूल्हा वही था जिसे विधि ने सुमन के लिए चुना था, राहुल। और दुल्हन सच में सजी सुमन। शादी बड़े धूमधाम से हुई। ढोलन गाड़े बजे, गांव वालों ने आशीर्वाद दिए और आंगन में सच्चे भाग्य की विजय गूंज उठी। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि कर्म हमारा है, पर भाग्य उसकी लेखनी में है जो सबसे ऊपर बैठा है। कोई कितना भी छल कर ले, भाग्य को मिटा नहीं सकता। जो लिखा है वही होगा। जब समय आएगा सबको वह स्वयं मिल जाएगा जो भाग्य में मिलना लिखा होगा। धन्यवाद। गांव की पगडंडी से थोड़ी दूर, जहां सरसों के पीले फूल हवा में झूमते थे, वहीं एक छोटा सा खेत था। मिट्टी की सौंधी गंध और हरेपन की ताजगी से भरा हुआ। इसी खेत का मालिक था माधव, साधारण कदकाठी का मेहनती किसान, जिसकी आंखों में सदा एक शांत चमक रहती थी। उसका जीवन बड़ा सादा था, पर उसमें संतोष था। वही संतोष जो ईमानदारी से की गई मेहनत के बाद मन में उतरता है। माधव की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक खाट, कुछ मिट्टी के बर्तन और सबसे कीमती उसकी जीवन संगिनी गौरी। गौरी जो सुबह की पहली रोटी से लेकर रात की आखिरी बात तक माधव के साथ थी। उसकी आंखों में समझदारी थी और बोली में मिठास। एक दिन जब दोपहर की धूप खेत पर तप रही थी और माधव बिना रुके हल चला रहा था, तभी दूर से गौरी की पुकार सुनाई दी, अजी सुनते हो, जरा इधर आओ। माधव ने हल रोका, माथे से पसीना पोंछते हुए मुस्कुराया। अरे बोल गौरी, क्या हुआ? गौरी ने अपने पल्लू से हाथ झाड़ते हुए कहा, अरे धूप देखे हो तुम, ऐसे जुटे हो जैसे बैल भी हार मान जाए। माधव हंसा और बोला, तो क्या करें, खेत नहीं जोतेंगे तो फसल कैसे उगेगी,
और फसल ना हुई तो घर कैसे चलेगा? गौरी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोली, सब जानती हूँ, पर आदमी कोई पत्थर थोड़ी ना होता है। चलो तनिक छाव में बैठो, 2 घूंट छाछ पी लो। गौरी ने मिट्टी के सुराही से थाली में छलकती हुई छाछ निकाली। माधव ने जैसे ही पहला घूंट लिया, उसके चेहरे पर एक ताजगी सी फैल गई। धन्य हो भगवान, अरे तुम ना होती तो हम तो कब के सूख के रह गए होते। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, वाह वाह, बड़ी मीठी बनाई है आज, बस इसी मीठी छाछ से तुम्हारी थकान मिट जाएगी, उसने चुटकी लेते हुए कहा। माधव ने आंखें मीचकर हंसते हुए कहा, तो रोज बना दिया करो। गौरी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बना तो सकती हूँ, लेकिन रोज रोज छाछ से ही थकान मिटे यह जरूरी थोड़ी है। फिर दोनों हंस पड़े, एक ऐसी हंसी जो साझेदारी की, समझदारी की और प्रेम की होती है। और इसी तरह हंसी खुशी में उनके दिन कटते जा रहे थे। धूप, छाव, मेहनत और मिठास के बीच एक सच्चे जीवन की सुंदर कहानी की तरह। गांव के उस सीधे सादे जीवन में जहां दिन की शुरुआत हल्की मूड से होती थी और रात चूल्हे की राख में बुझ जाती थी, वहीं एक दिन माधव को नगर जाने की नौबत आ गई। कुछ जरूरी सामान लाना था, बीज, कुछ औजार और थोड़ी बहुत दवाइयाँ। गौरी ने जाते समय पोटली में सत्तू बांध कर दिया और कहा, देखो जी, जरूरत का सामान ले आना और जल्दी लौट आना, खेत में अब पानी देना है। माधव बैलगाड़ी पर बैठकर नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर गांव की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट पीछे छूटती गई और नगर की चहल पहल, ऊंची इमारतें, रंगीन दुकानों की कतारें और भीड़ का शोर उसके चारों ओर घिरने लगा। नगर में कदम रखते ही माधव जैसे किसी और ही लोक में आ गया। रेशमी कपड़ों से सजे लोग, इत्र की खुशबू, बड़ी बड़ी हवेलियों की दीवारों पर जड़े झूमर और सबसे अधिक प्रभाव उस पर पड़ा एक रईस सेठ को देखकर। सेठ की रेशमी पगड़ी, अंगोछा नहीं, चमचमाता दुपट्टा और उसके चारों ओर खड़े नौकर जो हर बात पर हुक्मसर आंखों पर कहते थे। माधव वहीं खड़ा रह गया, एकटक देखता हुआ। क्या जिंदगी है, ऐसे लोग ही असली इज्जतदार होते हैं। अगर मैं भी ऐसा बन पाऊं तो। नगर से लौटते समय उसकी आंखों में अब बीज या औजारों की चिंता नहीं थी, बल्कि एक नया सपना पल रहा था, दौलत और रुतबे का। जब वह गांव लौटा तो चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, वो चमक जो किसी उपलब्धि की नहीं, किसी लालसा की होती है। रात का समय था, चूल्हा सुलग रहा था, गौरी रोटियां सेंक रही थी और पास ही माधव चुपचाप बैठा किसी विचार में डूबा था। कुछ पल खामोशी के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ हम भी अमीर बन सकते हैं। गौरी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, आंचल से पसीना पोंछा और बोली, अरे हम तो खेत में मेहनत करके अपना गुजारा अच्छे से कर रहे हैं। रोटी है, कपड़ा है, सिर के ऊपर छत है, और क्या चाहिए। माधव की आंखों में चमक थी, पर वह सादगी की नहीं थी, वह भूख थी एक बड़ी दुनिया की। नहीं गौरी, तुम समझ नहीं रही हो। नगर में मैंने एक सेठ को देखा, रेशमी कपड़े, बड़ी हवेली और लोग तो उसे देखकर झुककर सलाम कर रहे थे। मुझे भी वैसा बनना है। गौरी की मुस्कान अब धीमे धीमे गंभीरता में बदल गई। वह रोटी पर घी लगाते हुए बोली, अजी, हमारी जरूरतें हमारी आमदनी से पूरी हो रही हैं। हम किसी के कर्जदार नहीं हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अमीरी के पीछे जो फिक्र और बेचैनी होती है वो तुमने नहीं देखी। माधव ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही खेतों में पसीना बहाते रहना है। दूसरों को ऊपर उठते देखता हूँ तो मन जलता है, चाहता हूँ कि लोग हमारी भी इज्जत करें। गौरी की आंखों में अब पीड़ा थी, पर स्वर में अब भी कोमलता थी। इज्जत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, दौलत से नहीं। और जो लालच पालते हैं उन्हें कभी चैन नहीं मिलता। उस रात माधव चुप रहा, पर उसकी आंखें जागती रहीं। वह जब भी आंखें मूंदता उसके सामने वही सेठ आता, बड़ी हवेली में खड़ा, और लोग उसके सामने झुकते हुए। धीरे धीरे उसके भीतर की शांति खोने लगी। वह खेत में भी मन से काम नहीं कर पाता था। बैलों की मूठ अब भारी लगने लगी थी और थकान जल्दी आ जाती थी। आमदनी घटने लगी। घर का चूल्हा अब उतनी बार नहीं जलता जितना पहले जलता था।
गौरी सब देख रही थी। उसका मन दुखता, पर वह जानती थी माधव के भीतर जो सपना पल रहा है वह शब्दों से नहीं मरेगा। एक दिन उसने रोते हुए कहा, जब से आप नगर से लौटे हो बदले लगते हो, खेत को भूलते जा रहे हो, घर की परवाह नहीं करते, क्या चल रहा है आपके मन में? माधव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, गौरी, मेरा मन अब इस छोटी सी जिंदगी से उब गया है। कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कि हम भी बड़े कहलाएं। गौरी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, अमीरी कोई खेल नहीं है माधव, इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हम जो हैं, जैसे हैं, उसमें खुश रहना सीखो, वरना ये लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मगर गौरी के शब्द उस दीवार से टकरा गए जो माधव के भीतर खड़ी हो चुकी थी। स्वप्न और संतोष की दीवार। वह अब सुन नहीं रहा था, देख नहीं पा रहा था, सिर्फ दौड़ रहा था, उस दौड़ में जिसका कोई किनारा नहीं। सर्दी की एक सांझ थी। धुंध ने खेतों को अपने आगोश में ले लिया था और पेड़ों की शाखें ठिठुरती हुई हवा के झोंकों से हिल रही थी। माधव खेत से लौट रहा था, कंधे पर हल, पांवों में थकान और मन में अनमोल उदासी। सूरज की आखिरी किरणें ओस में घुल चुकी थी और दूर कहीं किसी बछड़े की मिमियाहट इस सन्नाटे को चीर रही थी। तभी गांव की मेड़ पर पुराने पीपल के नीचे उसने देखा एक झुकी हुई देह, कांपती सी, जैसे समय के थपेड़ों ने उसे वहीं थाम लिया हो। पास जाकर देखा तो वह एक बूढ़ी औरत थी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल, सिर पर गंदा सा चादरनुमा कपड़ा और आंखों में ऐसा दर्द जैसे वर्षों से कोई उसे देखना भूल गया हो। माधव का हृदय पसीज गया। उसने झुककर धीरे से कहा, हे माता जी, इस जाड़े में यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? ठंड से जान ही निकल जाएगी। बूढ़ी औरत ने कंपाते होठों से कहा, बेटा, कोई ठिकाना नहीं। अपने गांव लौट रही थी, पर शाम हो गई। पांव जवाब दे गए, ठंड ने जकड़ लिया है। कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं, आज तो भीख भी नहीं मिली। माधव की आंखें भर आईं। उसने अपना मोटा गमछा उतारा और उसके कंधों पर डालते हुए कहा, माता, मेरे साथ चलो, हमारे घर चलो। रजाई भी है और खाना भी। इंसानियत का यही तो धर्म है, किसी बेसहारे के काम आना। आओ, देर मत करो। वह बूढ़ी कुछ कह न सकी, केवल उसकी आंखें नम हो उठीं, जैसे बरसों से सूखी रह चुकी थी और अब कोई उन्हें फिर से जीवन दे रहा हो। माधव ने सहारा देकर उसे उठाया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में बूढ़ी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तो एक भिखारिन हूँ। माधव मुस्कराया और बोला, माता, यह कोई सौदा नहीं, यह इंसान का धर्म है। चलो अब घर चलें। घर पहुँचते ही उसने दरवाजे से आवाज लगाई, अरे गौरी, जरा इधर तो आना। देखो, आज हमारे घर एक विशेष मेहमान आई हैं। इनके लिए गरम खाना लगा दो और रजाई भी निकाल दो। गौरी रोटियां बेल रही थी। आवाज सुनकर बाहर आई और बूढ़ी को देखा। उसका चेहरा सहानुभूति से भर गया। यह कौन है? गौरी ने पूछा। माधव ने संक्षेप में सब कहा। रास्ते में मिली, ठंड से कांप रही थी, भूखी थी। सोचो, अगर हम ना मदद करें तो फिर कौन करेगा? गौरी की आंखें नम हो गई और वह बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। थोड़ी देर में एक थाली में गर्मागर्म रोटियां, सब्जी और गुड़ लेकर आई। बड़े स्नेह से बूढ़ी के सामने बैठकर बोली, माता जी, लीजिए, गरम खाना खाइए, इससे आपकी ठंड भी भागेगी और थकान भी। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से थाली ली। उसकी आंखों से दो मोती ढुलक पड़े। बेटी, आज बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे माता कहकर पुकारा है और अपने घर में बैठाकर खाना खिलाया है। तुम दोनों का भगवान भला करे। तुमने आज एक बुझती लौ को फिर से जलाया है। उस रात उस छोटे से घर में कोई बड़ा भोज नहीं था, पर प्रेम, करुणा और इंसानियत का ऐसा स्वाद था जो किसी राजमहल के पकवानों में नहीं मिलता। अगले दिन जब पूरब की किरणें धरती को छूने लगी और खेतों में ओस की बूंदें मोती सी चमकने लगी, तभी उस बूढ़ी औरत ने जाने की तैयारी की। हवा अब भी सर्द थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी गरिमा थी, जैसे कोई रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठी हो। दरवाजे पर खड़े माधव से उसने स्नेहभरी दृष्टि से कहा, बेटा,
तेरा बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर। रात को जो छत दी, जो गरम खाना खिलाया, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। माधव झेंप गया, हाथ जोड़ते हुए बोला, माता जी आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जो मैंने किया वो हर इंसान को करना चाहिए, यही तो इंसानियत है। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में गहराई से झांका और फिर धीमे स्वर में बोली, बेटा मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ सकती। इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं, पर सुन, अगली पूर्णिमा की रात मैं तेरे घर आऊंगी और उस रात मैं तुझे ऐसी चीज दूंगी जो तेरी किस्मत बदल देगी। माधव चौंका, किस्मत बदल देगी? कैसी चीज माता जी? बूढ़ी मुस्कुराई, मानो कोई पुराना रहस्य उसकी मुस्कान में छुपा हो। सही समय पर सब जान जाएगा बेटा, धैर्य रख। और फिर वह धीरे धीरे रास्ते पर मुड़ गई। उसकी छाया लंबे पीपल की तरह पीछे छूटती गई। माधव देर तक उसे जाता देखता रहा। उसके दिल में अब जिज्ञासा थी, एक हल्का सा संशय और एक चुपचाप पनपती आशा। गौरी जो भीतर से सब देख रही थी, बोली, ये माताजी कौन थी और कैसी बातें करके गई है? माधव ने सिर हिलाया, पता नहीं गौरी, पर उनकी आंखों में कोई रहस्य जरूर था। अब तो बस पूर्णिमा की रात का इंतजार है। समय बीतता गया, दिन ढलते गए, खेतों में हल चलता रहा, पर हर सांझ जब चूल्हे की आंच सुलगती तो माधव और गौरी की निगाहें आकाश की ओर उठ जाती कि कब वह रात आएगी जब रहस्य से पर्दा हटेगा। और फिर आई वह रात, पूर्णिमा की। आकाश में चांद जैसे दूध का कटोरा बना हुआ था और उसकी रोशनी गांव की हर झोपड़ी को रेशमी चादर की तरह ढक रही थी। माधव चुपचाप दरवाजे पर बैठा था, आंखें बार बार रास्ते की ओर जाती। गौरी रसोई में धीमी आंच पर कुछ गरम कर रही थी। तभी टप टप दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव ने लपककर दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक सुनहरे फ्रेम वाला पिंजरा था। उस पिंजरे में बैठा था एक हरी चोंच वाला चमकदार पंखों वाला तोता। माता जी आप आ गईं? माधव बोला विस्मित स्वर में। बूढ़ी ने मुस्कुराते हुए पिंजरा आगे बढ़ाया। यही वो चीज है बेटा जो तेरी तकदीर बदल सकती है। माधव ने चौंक कर पूछा, मगर ये तोता? माता जी ये तो बस एक पक्षी है, इससे मेरी हालत कैसे सुधरेगी? बूढ़ी ने पिंजरे की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे साधारण मत समझ बेटा। हर पूर्णिमा की रात इसके पंख सोने के हो जाते हैं। जब ऐसा हो तब उनमें से कुछ पंख निकाल लेना और ध्यान रखना, हर बार इसके बाद इसे आजाद कर देना। जब जब तू उसे खोलेगा वह लौट आएगा, लेकिन सिर्फ उस रात के लिए। माधव आश्चर्य से उसकी बात सुन रहा था। पर एक बात याद रख, बूढ़ी ने सख्त लहजे में कहा, अगर तू उस रात सो गया तो इसके पंख कभी सोने के नहीं बनेंगे। और यह बात किसी से भी साझा मत करना, वरना वरदान अभिशाप में बदल जाएगा। माधव ने पिंजरा थाम लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। माता जी आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, मैं इस उपहार को संभाल कर रखूंगा। बूढ़ी औरत ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोली, समझदारी से काम लेना बेटा, वरना यह मौका भी हाथ से फिसल जाएगा। और फिर वह चली गई। जैसे आई थी वैसे ही चुपचाप हवा की तरह। माधव पिंजरा लेकर घर के भीतर आया। गौरी ने चौंक कर पूछा, अरे यह क्या लेकर आए हो? माधव ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई साधारण तोता नहीं है गौरी। हर पूर्णिमा की रात इसके पंख सोने के हो जाते हैं। सोचो, अगर यह सच है तो हमारी किस्मत बदल सकती है। गौरी ने आशंका से पूछा, कहीं कोई धोखा तो नहीं? नहीं, माधव बोला, माता जी ने खुद यह बात कही है और यह बात हमें किसी को नहीं बतानी है, समझी? गौरी ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। अगर यह सच है तो यह अब हम दोनों की परीक्षा है। और फिर उस रात उस झोपड़ी में एक नया रहस्य, एक नया विश्वास और एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। जाड़ों की लंबी रात थी और हवा में सन्नाटे का आलम था। झोंपड़ी के कोने में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसकी टिमटिमाती लौ कभी कांपती कभी स्थिर होती, मानो रात की नब्ज थामे हो। माधव और गौरी उस दीप के समीप एक बांस के बने पिंजरे के पास बैठते थे। उस पिंजरे में बैठा था उनका वह आशाभरा अतिथि, जादुई तोता। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, बस कुछ ही देर की बात है माधव,
आधी रात के बाद इसके पंख सोने के हो जाएंगे, फिर हमारी जिंदगी भी सोने जैसी चमक उठेगी। माधव की आंखों में एक भूख थी, पर अब वह भूख रोटी की नहीं, सपने की थी। हाँ गौरी, फिर हमारे पास सब कुछ होगा, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और वह इज्जत जो मैंने नगर में देखी थी। अब वो दिन दूर नहीं। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। झोपड़ी के भीतर अजीब सी खामोशी पसरी थी, बस घड़ी की टिक टिक, दीपक की लौ और उनके मन की धड़कने। गौरी ने धीरे से माथा सहलाया। नींद भी तो आ रही है, आंखें भारी हो रही हैं। माधव ने आंखें मसलते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, हमें पूरी रात जागना है। अगर इस बार भी सो गए तो मौका फिर हाथ से चला जाएगा। उन्होंने कई उपाय किए, कभी आपस में बातें की, कभी पानी के छींटे मारे, कभी दीपक की लौ को एकटक देखा, पर ठंडी रात की चुप्पी और थकी देह का भार आखिर अपना काम कर गया। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आधी रात के करीब पहुंची, वैसे वैसे दोनों की पलकें धीरे धीरे भारी होती गईं। और फिर एक क्षण आया जब दीपक की लौ मंद पड़ गई और कमरे में गहरी नींद का साया उतर आया। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। गौरैया की चहचहाहट सुनकर माधव की नींद टूटी। वह चौंक कर उठा और एकदम घबराए स्वर में बोला, हे राम, गौरी उठो, हम सो गए थे, हमसे गलती हो गई। गौरी ने आंखें मलते हुए कहा, ओह, तो फिर से चूक गए हम। माधव की आंखों में निराशा तैर रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगली पूर्णिमा को सतर्क रहेंगे। अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए जागते रहेंगे। हफ्ते बीते, खेतों में नए बीज पड़े और दिलों में फिर से आशा की कोंपलें फूटने लगी। फिर आई पूर्णिमा की रात। इस बार माधव और गौरी पूरे संकल्प के साथ तैयार थे। एक बार फिर वही दीपक, वही पिंजरा, वही दो अधीर आंखें। इस बार उन्होंने ठान लिया था कि नींद को अपने द्वार से भीतर नहीं आने देंगे। गौरी बोली, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो पूरी रात कहानी सुनाऊंगी, लेकिन सोने नहीं दूंगी। माधव मुस्कराया, तो शुरू हो जाओ, कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। गौरी ने ठंडी हवा से कांपते हुए कहा, पहले तुम बताओ, अगर अमीर बन गए तो सबसे पहले क्या करोगे? माधव ने आंखें बंद की और जैसे कोई सपना देखा, एक बड़ा सा मकान बनवाऊंगा, फिर ढेर सारे कपड़े और सोने के गहने खरीदूंगा। तुम क्या करोगी? गौरी ने ठहाका लगाया, मैं तो तुम्हारे लिए मिर्च की पकौड़ियाँ तलवाऊंगी, ताकि तुम कभी भूखे न रहो। दोनों मुस्करा पड़े, फिर एक दूसरे का हाथ थामे पिंजरे की ओर देखने लगे। पर वक्त की चाल बड़ी निष्ठुर होती है। ठंडी हवा में लोरी जैसी तासीर होती है और थकी आंखें कब नींद में डूब गईं, इसका पता उन्हें भी न चला। घड़ी की सुइयां आधी रात पार कर गईं और कमरे में फिर से वह खामोशी उतर आई। इस बार भी पंखों में सोना नहीं उतरा। सवेरे सूरज की किरणें फिर से उनके चेहरे पर पड़ी। दोनों एक झटके से उठ बैठे। फिर से वही हुआ, माधव ने निराश स्वर में कहा। गौरी ने धीमे से कहा, कोई बात नहीं, तोता तो हमारे पास ही है। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब हम जागते रहेंगे। माधव ने सिर झुका लिया और दीपक को बुझा दिया। पर अब एक नई चिंता ने जन्म लिया था। गौरी जो समझदार और सुलझी हुई थी, उसमें एक कमी थी। वह किसी बात को ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकती थी। और अब जब यह रहस्य बार बार उनके हाथ से फिसल रहा था, कहीं वह इसका जिक्र किसी और से न कर बैठे। यह आशंका अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। सर्द हवाओं के बीच दिन ढलने लगा था। सूर्य अस्ताचलगामी हो चला और आसमान पर पीली सुनहरी किरणें गांव की गलियों को रेशमी आभा में ढकने लगी थी। गौरी उस दिन अपनी सहेली रुक्मिणी से मिलने गई। दोनों सहेलियां रसोई के आंगन में बैठी थी। एक चूल्हे की बुझती राख में लकड़ी कुरेदती, दूसरी पान की डिबिया से चूना लगाती। रुक्मिणी ने मुस्कुराकर पूछा, और बता गौरी, घर में सब कुशल तो है? गौरी ने पहले तो कुछ कहने से कतराया, फिर दिल का बोझ हल्का करने के लिए सिर झुकाकर धीरे से बोली, सब ठीक है रुक्मिणी, बस एक राज की बात है, अगर तू वादा करे तो बता दूं। रुक्मिणी की आंखों में चमक आ गई। अरे हाँ हाँ,
बताना, तेरी बात मेरे कानों से बाहर नहीं जाएगी। गौरी ने धीरे से उसकी ओर झुकते हुए फुसफुसाकर कहा, हमारे घर में एक तोता है, ऐसा तोता जो हर पूर्णिमा की रात को सोने के पंख धारण करता है, लेकिन अब तक हम जाग नहीं पाए, इसलिए उसका चमत्कार नहीं देख सके। रुक्मिणी की आंखें विस्मय से फैल गईं। गौरी, ये तो कोई अलौकिक बात है, ऐसा तोता कभी सुना नहीं। गौरी ने संकोच से कहा, बस किसी और को मत बताना, वरना विपत्ति आ जाएगी। रुक्मिणी ने सिर हिलाया, परंतु रहस्य का भार वह अधिक देर तक सहन न कर सकी। उसी रात जब उसका पति लौटा, रुक्मिणी ने धीरे से यह बात उसे बता दी। उसका पति था जमींदार का पुराना नौकर, चालाक, झुका हुआ मगर गिद्ध दृष्टि वाला। अगली ही सुबह वह दौड़ा दौड़ा जमींदार की हवेली में पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, मालिक, एक खबर लाया हूँ, बहुत बड़ी खबर। जमींदार ने ऊबते हुए कहा, क्या बकवास है सुबह सुबह, कहीं फिर शराब तो नहीं पी रखी? नौकर ने कसम खाते हुए कहा, नहीं मालिक, बात सच्ची है। गांव का माधव, उसके पास एक जादुई तोता है। रुक्मिणी ने बताया, वो हर पूर्णिमा को सोने के पंख वाला हो जाता है। जमींदार की आंखों में लालसा की ज्वाला जल उठी। वह कुर्सी से उठा और धीमे स्वर में कहा, अगर तू किसी भी तरह वो तोता मेरे पास ले आए तो मैं तुझे इनामों से मालामाल कर दूंगा। नौकर ने सिर झुका लिया, मालिक, आज ही रात को पिंजरा आपके पास होगा। उस रात जब गांव सो रहा था और माधव गौरी फिर से नई आशा में नींद को हराने की तैयारी कर रहे थे, तभी रुक्मिणी और उसका पति मिलकर चोरी से माधव के घर में दाखिल हुए और धीरे से पिंजरा उठाकर अंधेरे में गायब हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ माधव की आंख खुली। वह पलंग से उतरा और सीधे पिंजरे की ओर देखा। पिंजरा गायब था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चीख पड़ा, गौरी, उठो, देखो, तोता। तोता नहीं है। गौरी भागती हुई आई। पिंजरे की जगह खाली थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माधव अब गुस्से से भर चुका था। ये सब तेरी वजह से हुआ। मैंने कहा था किसी से न कहना, तूने जरूर किसी को बताया होगा। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो सिर्फ रुक्मिणी को बताया था और किसी को नहीं। माधव ने गरज कर कहा, तो वही बनी हमारी बर्बादी की जड़। अब जा उससे पूछ किसे बताया उसने। गौरी भागती हुई रुक्मिणी के घर पहुंची। हांफती हुई, पसीने से लथपथ, आंखों में रोष और पीड़ा। रुक्मिणी, सच सच बता, मेरे घर से तोते का पिंजरा किसने चुराया? रुक्मिणी चौंकी। ये तू क्या कह रही है गौरी? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। गौरी के आंसू बहने लगे। झूठ मत बोल रुक्मिणी, अगर तूने नहीं बताया तो मेरा तोता कहाँ गया, किसने लिया? हमारी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी वो। रुक्मिणी कुछ देर चुप रही, पर गौरी की आंखों में वह करुणा देख उसका हृदय पिघल गया। उसने सिर झुका लिया। गौरी, मैं माफी चाहती हूँ। मैंने अपने पति को बता दिया था और उसने ये बात जमींदार को कह दी थी। अब तोता जमींदार की हवेली में है। गौरी का चेहरा पीला पड़ गया। तो तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया रुक्मिणी, अब हम क्या करेंगे? रुक्मिणी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे गौरी, लेकिन जमींदार की हवेली में कोई आम आदमी घुस नहीं सकता। अब तेरा तोता। गौरी कुछ और सुने बिना दौड़ पड़ी। उसकी आंखों में सिर्फ एक छवि थी, वो पिंजरा जिसमें उम्मीद कैद थी और अब जो हवेली की ऊंची दीवारों में खो चुका था। सर्द सुबह की नीली ओस अभी जमीन से उठी भी नहीं थी कि गौरी की कांपती आवाज से घर की दीवारें गूंज उठीं। माधव, मेरा शक सही निकला। रुक्मिणी ने अपना मुंह बंद नहीं रखा और हमारा वो जादुई तोता अब जमींदार की हवेली में बंद है। गौरी की आंखों में आंसू थे और शब्दों में खाली पछतावा। माधव ने माथा पकड़ लिया। गहरी सांस लेते हुए बोला, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? उस तोते में हमारी आशा थी, हमारा कल था। जमींदार से सीधा लड़ना तो नामुमकिन है। लेकिन वो कुछ पल तक चुप रहा, फिर जैसे मन में कोई दीपक जल उठा। गौरी, हम कोतवाल के पास जाएंगे, वही न्याय कर सकता है। बस तुम अब किसी को और कुछ मत बताना। गौरी ने रोते हुए सिर हिलाया।
अगले ही पहर माधव अपनी फटी चादर ओढ़े झोले में थोड़ा सत्तू डालकर नगर की ओर पैदल चल पड़ा। पैर थकते जाते पर मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, न्याय। नगर में पहुंचते ही वह कोतवाली की चौखट पर पहुंचा। वहां 2 सिपाही पहरे पर थे। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कौन हो तुम? क्या काम है? माधव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, मेरा नाम माधव है, गांव से आया हूँ। मुझे कोतवाल साहब से न्याय की दरकार है। कुछ देर बाद उसे कोतवाल के सामने पेश किया गया। कोतवाल चौड़े पलंग पर बैठा था, मूंछों को ताव देते हुए। कहो, क्या मामला है? उसने कठोर स्वर में पूछा। माधव ने जमीन पर सिर झुका लिया और सारा किस्सा विस्तार से कह सुनाया। कैसे एक रहस्यमयी माता जी ने उसे जादुई तोता दिया, कैसे उसकी पत्नी गौरी ने भूलवश यह बात अपनी सहेली को कह दी, और कैसे यह बात जमींदार के नौकर के जरिए हवेली तक जा पहुंची। कोतवाल ने ध्यान से सब सुना। कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तो तुम्हारा कहना है कि जमींदार ने तुम्हारा तोता चुरा लिया है? जी हाँ हुजूर, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी बस वही एक उम्मीद थी। अब तो कोई सहारा भी नहीं बचा। कोतवाल की मूंछें तन गई। मामला गंभीर है, लेकिन जमींदार, वो बड़ा आदमी है। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? जी, मेरी पत्नी की सहेली रुक्मिणी, वह सब जानती है। कोतवाल कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मैं स्वयं कल गाँव आऊंगा। यदि तुम्हारी बात सच्ची निकली तो तुम्हारा तोता तुम्हें वापस मिलेगा, यही मेरा वचन है। माधव ने जमीन छूकर सिर उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर, आपने एक गरीब की बात सुनी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें गांव की मिट्टी पर पड़ी, गांव में हलचल मच गई। कोतवाल अपने 2 सशस्त्र सिपाहियों के साथ गांव पहुंच चुका था। उसके रथ के पीछे धूल उड़ रही थी। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हो गए, कुछ कौतूहल से, कुछ आशंका से। जमींदार जो अपनी हवेली में आराम फरमा रहा था, जब खबर मिली कि कोतवाल गांव में आ पहुंचा है तो उसका माथा ठनका। यह कोतवाल यहाँ क्यों आया है? कौन सी मुसीबत आ गई सुबह सुबह? कोतवाल और सिपाही सीधे हवेली के द्वार पर पहुँचे। आवाज गूंजी, जमींदार साहब, बाहर आइए। जमींदार अपनी रेशमी चादर ओढ़े बाहर निकला। ताव से बोला, क्या बात है कोतवाल साहब? कोतवाल ने कड़क कर कहा, हमें खबर मिली है कि आपने एक गरीब किसान का अनमोल तोता चुरा लिया है और उसे अपनी हवेली में बंद कर रखा है। जमींदार हंस पड़ा। क्या बकते हो कोतवाल साहब, मैं इतना अमीर आदमी हूँ, मुझे किसी गरीब के तोते की क्या जरूरत? कोतवाल की आवाज अब और सख्त हो गई। हम तुम्हारी हवेली की तलाशी लेंगे। अगर तोता नहीं मिला तो तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन अगर मिला तो फिर कानून अपना काम करेगा। जमींदार की आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। उसके होंठ थरथराए, लेकिन शब्द न निकले। चौपाल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव वाले दम साधे खड़े थे। कोतवाल की आंखों में अब संदेह नहीं, विश्वास की ज्वाला थी। उसने सख्त आवाज में आदेश दिया, तलाशी लो जमींदार की हवेली की। देखो क्या वहाँ वह तोता है जिसे माधव अपना बताता है। 2 सिपाही आगे बढ़े, हवेली के भारी फाटक से भीतर गए। कुछ ही देर में वे बाहर लौटे, हाथों में वही बांस का पिंजरा जिसमें बैठा था वो तोता, जो अब भी अपनी हरी आंखों से सबको देख रहा था, मानो वह भी जानता हो कि आज उसका फैसला होने जा रहा है। कोतवाल गरजे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें जमींदार, एक गरीब किसान की अमानत चुराकर अपनी हवेली में बंद कर रखा। जमींदार का चेहरा लाल हो उठा। वह जान चुका था कि अब इस तोते को जबरन रखना नामुमकिन है, लेकिन लालच जो मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, उसके मन में एक और चाल चलने की प्रेरणा देने लगा। उसने शांत स्वर में कहा, कोतवाल साहब, अगर यह तोता इतना ही अनमोल है तो क्यों न मैं इसे खरीद लूं? आखिर मैं एक अमीर आदमी हूँ और माधव गरीब, उसे पैसों की जरूरत होगी। अगर वह बेचना चाहे तो मैं इसकी उचित कीमत देने को तैयार हूँ। कोतवाल ने पिंजरा फिर से माधव की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह निर्णय तुम्हारा है माधव, यह तोता तुम्हारा है, चाहे रखो चाहे बेचो। माधव स्तब्ध खड़ा था। अब तक जो सपना वह पूर्णिमा की रातों में खोज रहा था, वह सामने थैली बनकर रखा जा रहा था। जमींदार मुस्कराया और बोला,
50 सोने की मोहरें, कैसी कीमत है? गांव वालों के बीच फुसफुसाहट दौड़ पड़ी। 50 मोहरें। गौरी की आंखें फैल गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। जमींदार फिर बोला, 100 मोहरें, पूरे 100 सोने की मोहरें। इतनी दौलत शायद तुमने सपने में भी न देखी हो माधव। माधव की आंखों में झलकती भूख, थकी देह की चाह और एक बेहतर जीवन की मूक पुकार अब तेज हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, अगर यह आपकी मर्जी से हो रहा है जमींदार साहब, तो मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। मुझे यह 100 मोहरें मंजूर हैं। जमींदार ने अपने नौकर को इशारा किया। कुछ ही देर में एक भारी थैला लाकर माधव के सामने रखा गया, जिसमें चमकती हुई 100 मोहरें चांदनी सी दमक रही थी। जमींदार मुस्कराया, यह लो, यह तुम्हारा इनाम, और यह तोता अब मेरा हुआ। माधव ने थैली उठाई और बिना पीछे देखे घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में अब एक अजीब संतुलन था। कर्ज उतर चुका था, पेट की चिंता मिट चुकी थी, लेकिन मन में कहीं एक छाया बाकी थी। घर लौटते ही गौरी थैली खोलकर सोने की मोहरें गिनने लगी। दोनों के चेहरों पर सुख की परछाई थी। माधव, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। माधव सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे की ओर थी, जैसे किसी के आने की प्रतीक्षा में हो। तभी दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। माधव ने जाकर दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी वही बूढ़ी औरत, झुकी कमर, लेकिन आंखों में वैसा ही रहस्य, वैसी ही चमक। उसने धीमे से कहा, माधव, सुना है जमींदार ने तुझे उस तोते के बदले बड़ी भारी रकम दी है। माधव ने सिर झुका लिया। जी हाँ माताजी, आपने सही सुना। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। बूढ़ी जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी गहरे रहस्य के पर्दे को चीरती हुई लग रही थी। यही तो मैं चाहती थी माधव, कि तू इस भ्रम से बाहर निकले। माता जी, आप कहना क्या चाहती हैं? तोता, वो सच में जादुई था या? बूढ़ी ने धीमे से कहा, कभी किसी ने देखा है कि किसी तोते के पंख सोने के हो जाते हैं? वो सब एक परीक्षा थी बेटा। जमींदार लालची था। वो ये सोच बैठा कि बिना मेहनत के अमीर बन जाएगा, लेकिन असली सोना पंखों में नहीं, तेरे धैर्य, संघर्ष और विवेक में था। माधव अब सचमुच थम गया। उसकी आंखों में जैसे कोई पर्दा हट गया हो। माताजी, अगर मैं उस तोते के पीछे ही पड़ा रहता तो शायद जीवन भर एक धोखे में जीता रहता, लेकिन आपने मुझे वो दिखाया जो मैं कभी समझ ही नहीं पाया था। बूढ़ी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर बिना मेहनत के दौलत मिलती तो दुनिया में कोई गरीब न होता। मैंने तुझे केवल रास्ता दिखाया, चलना तुझे खुद था। माधव ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें अब नम थी, लेकिन दिल में अब कोई बोझ नहीं था। माताजी, आपने हमें सबसे बड़ी दौलत दी है, ज्ञान की। अब हमें किसी सोने के पंखों की जरूरत नहीं। उस दिन के बाद माधव ने मोहरों से जमीन खरीदी, साजो सामान नहीं, और गांव के बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला भी बनवाई। लोग अब उसे दौलतमंद नहीं, समझदार कहते थे और कहते हैं। उस बूढ़ी औरत को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो देख चुके थे उनके जीवन में वह किस्सागो बनकर रह गई, जो आती थी, परीक्षा लेती थी और फिर एक सीख छोड़ जाती थी, जिसे लोग बाहर खोजते हैं। वह खजाना भीतर छुपा होता है। सोने के पंख धोखा दे सकते हैं, पर मेहनत और धैर्य कभी नहीं। सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है वक्त पर जागे रहना, और अगर जागे रहे तो हर मनुष्य अपने भाग्य का खुद जमींदार बन सकता है।